प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स ये जो सब्जेक्ट है इसको डिस्कस कर रहे थे। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग कई सारे पेपर का क्वेश्चंस देखे और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज 2023 का पेपर। तो इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा फिर हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताए जो ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, पहला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो बताना है और उसके एग्जांपल्स को आपको जो है बताने हैं। देखो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब अराइज होता है, जब कोई एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है मल्टी इंटरेस्ट में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या अदर चीजों को लेकर हो, और किसी के जो फुलफिलिंग है वन इंटरेस्ट वुड कॉम्प्रोमाइज देयर एबिलिटी टू फुलफिल अनदर्स। मान के चलो कि मैं आपको बता दिया वीडियोस के माध्यम से कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं प्रॉपर तरीके से आपको जो है बताऊंगा, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। सेम वादा मान कर चलो मैं किसी और से कर लिया, है ना, किसी और से मैं सेम वादा कर लिया कि कंक्रीट टेक्नोलॉजीज जो सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, इवन एवरीथिंग, हर चीज आपको जो है वहां पे आपको नजर आएगा, हर चीज आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो चीजें मान कर चलो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स तो मैं प्रोवाइड कर दिया, लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजीज का पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो उस कंडीशंस में आपको क्या हो गया, एक का जो नीड्स था या जो इंटरेस्ट था उसको तो फुलफिल कर दिया, लेकिन दूसरे का जो नीड्स है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यही सिचुएशन कई बार किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा या किसी इंडिविजुअल्स के लिए हो जाता है, या फिर कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। मान कर चलो कि मैं एक कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है ए। ठीक है, कंपनी का नाम है ए जहां पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ओके, और हमारी कंपनी मानकर चलो एक क्लाइंट खोजा, मानकर चलो वो सी, और एक दूसरा क्लाइंट खोजा डी, और एक तीसरा क्लाइंट खोज लिया ई। ठीक है, तीन क्लाइंट हमारी कंपनी तीन क्लाइंट का सर्विसेज दे रही है। मानकर चलो कि पहले क्लाइंट का सर्विस अच्छा हुआ, दूसरे क्लाइंट का भी सर्विस अच्छा हुआ, जो उसकी नीड्स थी, जो उसका इंटरेस्ट था, वो पूरा का पूरा फुलफिल कर दिया गया। लेकिन जो तीसरा पर्सन था, मतलब जो तीसरा क्लाइंट था, इसकी जो इंटरेस्ट थी उसको हमारी कंपनी फुलफिलमेंट नहीं कर पाए। तो एज ए इंडिविजुअल्स तो मैं हूं, इसको देख रहा हूं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंधा हूं, तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही आ गया। तो सेम एग्जांपल्स आप अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग केसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप एग्जांपल्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। मैं दो तीन एग्जांपल्स आपको बता दिया, वही चीजें यहाँ पे जो पूरा बड़ा बड़ा लाइन में लिखा पड़ा है, वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। ओके,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन बोला जा रहा है डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 में एक एक्ट लागू किया गया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में लागू किया गया था, ये इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में भी ये अप्लाई होता है। तो अपना, क्योंकि भाई हम लोग इंडिया के हैं, इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला प्रिंसिपल्स है या जो प्रोविजंस है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मानकर चलो कि आप सेलर्स हो, मैं बायर्स हूं, या मेरे को मान लो मैं अभी आपको नोट्स, लेक्चर्स आपको सेल कर रहा हूं, ठीक। आप उसको कुछ पैसे, हो सकता है 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, इवन 500 रुपया में आप उसको खरीद रहे हो। तो एक टाइम पीरियड होता है, कई बार कुछ गुड्स जो है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कई बार गुड्स जो है लाइफ टाइम के लिए होता है। तो मान कर चलो कि आप किस तरीके का गुड्स को आप परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब तक भी उसकी वैलिडिटी होगी तब तक तो उसके ऑनर आप होगे। मानकर चलो कि ये कोर्स मैं आपको बेच दिया, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, आपने खरीद भी लिया, लेकिन 1 महीने तक तो इसके ऑनर आप हो। आपको जो मन करे वो आप इसमें पढ़ सकते हो, जैसे मन करे वैसे पढ़ सकते हो 1 महीने तक। अब मान के चलो कि आप चाहो तो आप उसको, अपने दोस्त को, अपने भाई को बोल सकते हो कि भाई हमको पढ़ने में अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमने पूरा पढ़ लिया है, अब अगर तुम्हें पढ़ने का इच्छा करे तो तुम भी जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, गुड्स मस्ट बी सेलेबल, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज या गुड्स को बेचिए जिसको सेल किया जा सकता है। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप सेलर हो और कोई बायर है, तो जब बायर के पास वो चीज चला गया तो पूरा का पूरा ऑनरशिप यानी अधिकार उसका खुद का होना चाहिए। कंडीशंस एंड वारंटीज, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है या जो वारंटीज के नियम है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होने चाहिए। अगर कोई इसी तरीके का गुड्स को अगर आप रिजेक्ट करते हैं कोई इसी बायर के द्वारा और ये क्लेम किया जाता है कि ये डैमेज था, तो अगर आपने उसको वारंटी दिया है तो उसको रिपेयर करके उसको प्रॉपर तरीके से सही करके आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा टर्म्स को आपको इम्प्लाई करना पड़ेगा कि किस कंडीशंस में आपकी जो प्रोडक्ट्स है या जो गुड्स है वो रिटर्न किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, या उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपके जो भी टर्म्स इम्प्लाई किए जाएंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा, चाहे वो दो पार्टीज के बीच में हो रहा हो या मेनी पार्टीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी सेलर्स कौन है, बायर्स कौन है, क्या सेलर्स के पास उस चीज को बेचने का अधिकार है। अगर सेलर्स के पास उस चीज को बेचने का अधिकार है तब तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग दूसरों को सामान को खुद का सामान बचा बताकर बेच देते हैं, जो कि इलीगल होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि क्या जो सेल कर रहा है गुड्स, क्या वो उसका खुद का है। अगर खुद का है तब तो ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो गया सेलर के द्वारा। जैसे मैं ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स वीडियोस रिकॉर्ड मैं खुद कर रहा हूं, मेरा फेस आपको दिख रहा है, जो पीडीएफ है उसमें नाम मेरा दिख रहा है, तो पूरा का पूरा मेरे पास इसका राइट्स है, अधिकार है। मैं आपकी कोर्स में कुछ भी अपडेट कर सकता हूं,
वो मेरा अधिकार है। लेकिन आपका अधिकार क्या है कि जो मैंने वादा किया है, अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपका इंटरेस्ट था वो नहीं मिल पा रहा है, अचीव नहीं हो पा रहा है, देन आप क्लेम कर सकते हो कि आपने ये वादा किया है बट ये चीजें आपने प्रोवाइड नहीं किया। अगर किसी तरीके का कोई ब्रीचेज हो जाता है तो उसको सुधारना भी पड़ेगा। मानकर चलो मैंने वादा किया, ठीक, कि आपको कोर्स पूरा दूंगा, मानकर चलो नहीं कर पाए, तो उसका भरपाई तो किसी ना किसी तरीके से करना होगा। हो सकता है फी रिटर्न करना पड़े, हो सकता है कि एज सुन एज पॉसिबल कोर्सेज बनाना पड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा उस नियम को या टर्म्स को जो भी जिसने भी तोड़ा उसको भुगतान तो करना पड़ेगा, चाहे वो ब्रीचेज कस्टमर के तरफ से हो, यानी बायर के तरफ से हो, या सेलर के तरफ से हो। नुकसान तो नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन टूटे हैं, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली कुछ भी गुड्स अगर आप बेच रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें कि उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स बताया गया है। उन तमाम पॉइंट्स को आपको मद्देनजर रखते हुए, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इस गुड्स या प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए, तभी आप खरीदें, ये ना कि बिना डिस्क्रिप्शन देखे हुए। मानकर चलो कि आप दूध या दही या फिर इवन मानकर चलो कि आप कुरकुरे या कोई भी सामान खरीदने जाते हो, हॉर्लिक्स हो गया, पानी हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, तो आप उस पे चेक करते हो ना कि भाई ये हमारा एक्सपायरी डेट कब है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, ताकि उसके बिहाफ पे आप जज कर पाते हो कि हाँ क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शंस चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट मेन फीचर्स ऑफ विस्टेल ब्लोइंग एंड स्टेप टू फाइल अ विस्टेल ब्लोअर क्लेम। क्या फीचर्स है विस्टिल ब्लोइंग का और क्या स्टेप है फाइल करने का विस्टिल ब्लोअर क्लेम को। देखो, विस्टिल ब्लोइंग जो है एक हो सकता है एक इंडिविजुअल्स हो जो डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट रॉन्ग डूइंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज और पब्लिक। देखो, विस्टिल ब्लोअर का मेन काम यही है, मानकर चलो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का नाम है ए, आपके कंपनी में मानकर चलो कि 10 एम्प्लॉय हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एम्प्लॉय हैं। अब इसमें से जो हेड है आपके, मानकर चलो कि कोई पर्सन है श्याम, है ना, श्याम कोई हेड पर्सन है जो इस कंपनी का ऑनर है। अब इसको शक हुआ कि ये जो 10 एम्प्लॉय है हमारा, कहीं ना कुछ गलती हो रहा है जिसके कारण से हमारा सेल्स नहीं हो रहा है, कोई गुड्स या जो काम दिया जा रहा है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशंस में इसने एक आदमी को हायर किया, या इसमें से जो इसका बहुत ज्यादा चहेता था या नजदीकी था, जिसके बारे में श्याम जानता था कि हाँ ये कभी गलत नहीं कर सकता है, उसको एज ए विस्टिल ब्लोअर के तौर पे पॉइंट कर दिया, या कोई थर्ड पर्सन जिसपे इसका विश्वास है उसको यहाँ पे आ, बुला लिया कि भाई जाओ तुम इस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय बन के, है ना, एज ए एम्प्लॉय बन के, और जो 10 एम्प्लॉय वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन सभी के बारे में फीडबैक दो कि कौन क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्या कोई पैसे की चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई टाइम पे आ रहा है सभी कि नहीं आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो गलत हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कंपनी में, उसके बारे में बताना, और वो सीक्रेटली बताना, हर किसी को ये नहीं बताना कि हाँ
हम जो है तुम्हारी बुराई करने वाले हैं ऊपर, लेकिन आपकी बुराई ऊपर तक पहुंच गई है, लेकिन आपको पता भी नहीं है। तो मेन फीचर्स विस्टिल ब्लोइंग का बात किया जाए तो किसी भी कंपनी में जो गलत चीजें हो रही हैं उसको डिस्क्लोज करना, यानी उजागर करना। कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक इलीगल एक्टिविटीज, अनइथिकल्स या फ्रॉड एक्टिविटीज आपका शामिल हो सकता है। इसके अलावा सेफ्टी वायलेशंस, इन्वायरमेंटल वायलेशंस और अदर फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट, इवन करप्शंस भी शामिल है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, विस्टिल ब्लोअर जो है एक्ट करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। मेन एम होता है टू एक्सपोज एक्टिविटीज दैट कुड हार्म इंडिविजुअल्स, एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस खुद का। लीगल प्रोटेक्शंस, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियबिलिटी। जो विस्टिल ब्लोअर्स होते हैं कोई भी रॉन्ग डूइंग इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करते हैं और कॉन्फिडेंशियली जिनके पास उसको रिपोर्ट करना चाहिए रॉन्ग डूइंग चीजों को, बस उसके पास एक एनोनिमस के तौर पे वो काम करते हैं। जो ऑनर्स होते हैं उनको बस पता होता है कि ये गलत काम हो रहा है, बस। कैसे फाइल करते हैं विस्टिल ब्लोअर क्लेम? सबसे पहला, डॉक्यूमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग, क्या गलत हो रहा है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, जैसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है, मेमोज हो सकता है या अदर कम्युनिकेशंस हो सकता है, जो कि एविडेंस के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, रिव्यू एप्लीकेबल लॉ, रिसर्च किया जाता है लॉ एंड रेगुलेशन जो गवर्न किया जाता है विस्टिल ब्लोइंग के द्वारा इन योर ज्यूरिस्डिक्शन। इसके अलावा विस्टिल ब्लोअर जो है प्रोटेक्शन अफोर्डेड भी होते हैं और फाइलिंग कंप्लेंट प्रोसीजर्स आपको देखने को मिलता है। इंटरनल रिपोर्टिंग, फाइल कंप्लेंट विद द एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज, फॉलो विस्टिल ब्लोअर प्रोसीजर्स, प्रोटेक्ट किया जाता है विस्टिल ब्लोअर के अधिकार को, और कारपोरेट विद इन्वेस्टिगेशन, कोऑपरेट किया जाता है कि भाई आप कोऑपरेट करो और हमें इन्वेस्टिगेट करने दो। मेंटेन कॉन्फिडेंशियबिलिटी, अगर जरूरत है तो उसको कॉन्फिडेंशियबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा एंड फॉलो अप किए करने पड़ेंगे। जो इन्वेस्टिगेशंस है उसके साथ आपको बने रहना होगा, क्योंकि देखो अगर आप किसी पर्सन के बारे में ये बोल दिए कि वो गलत या अनइथिकल वर्क कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, आपने डॉक्यूमेंट भी दे दिया, तो क्या सिर्फ उस चंद डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको गलत ठहराया जा सकता है? तो नहीं, उसको और प्रॉपर तरीके से उसके बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। उसके बारे में उसके कम्युनिकेशंस, कहाँ किससे बात किया, क्या बात किया, कहाँ पे गया, उसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या था, किस किस से बात किया, किससे कितना देर बात किया, किस मैटर पे बात किया, ये तमाम रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद एक विस्टिल ब्लोअर जो है फाइनल क्लेम डालता है कि हाँ ये चीजें गलत हो रही है, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब किसी को बताया नहीं जाता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, हु इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर, हु इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एंड व्हाट इज प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014। देखो कई सारे जगहों पे जब जजमेंट की बात आती है, किसी को न्याय देने की बात आती है, तो वहां पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। मानकर चलो कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, मतलब किसी कंपनी में गए, उसके में क्या गलत हो रही है उसको चेक करने के लिए, तो उसमें हमें प्रोटेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है। क्या पता कि जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं कि वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको पहले ही शक हो जाए हमारे ऊपर कि हमारा जासूसी करने आया है।
तो हमारे ऊपर ही हमला कर दे, हमें ही गलत ठहरा दे। तो उसके लिए 2014 में एक एक्ट आया था कि अगर कोई रॉन्ग डूइंग चीजों को उजागर करने के लिए आया है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है। कवर एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर, एजेंसी वर्कर, ट्रेनीज और इवन फॉर्मर एम्प्लॉयज और वर्कर्स आपके हो सकते हैं। ओके। इट कॉम्प्रो इट इनकम्पासेस एनीवन, किसी को भी कंपास किया जाता है, who has information about wrongdoing within an organization and wishes to report it, और उसको और प्रेरित किया जाता है कि आप जो गलत काम कर रहा है उसको आपने बताया, इसी तरीके से और जो भी गलत काम हो रहा है उसको बताइए। तो जो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014 में लाया गया था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी विस्टिल ब्लोअर हैं, जो भी विस्टिल ब्लोअर हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन जो प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड किया जाए वो इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके ऊपर शक ना हो, और जिस पे उसका नजर है उस पे भी उसको देखना पड़े। मतलब ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए ज्यादा से ज्यादा वर्क प्लेस पे। ये मेन उद्देश्य था प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर एक्ट 2014 का। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट देखो, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आपके लिए होने वाला है। ओके। थैंक यू।